अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं। विभिन्न प्रक्रियाओं से बने प्रश्नों को देखते हैं। अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाओं में सीखने की प्रक्रिया पूछा जाता है, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका पूछा जाता है कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और पर्यावरणीय कारक इसमें शामिल होते हैं। यानी जो सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारक शामिल होते हैं। अधिगम की जो प्रक्रिया में चरण पूछे जाते हैं, इसमें उद्देश्य, अधिगम में उद्देश्य होता है, क्रिया होती है, उद्देश्य के बाद क्रिया होती है, फिर मूल्यांकन होता है, फिर अनुगमन होता है। ये 4 चरण हो गए अधिगम के। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन किया जाता है। उसके बाद कर्म की बात करें, कर्म इसमें अधिगम या सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें आवश्यकता होती है। कोई आवश्यकता को लेकर फिर तत्परता होती है। पहले आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद तत्परता, फिर स्थिति बनती है और स्थिति के बाद अंतःक्रिया की जाती है। ये क्रम होता है सीखने का या अधिगम का। एक दूसरा क्रम बनता है इसमें अभिप्रेरक, एक अभिप्रेरक, फिर उसके लिए जो अनुक्रियाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं की जाती हैं, फिर बाधा उत्पन्न होती है, फिर बाधा उत्पन्न होती है, फिर एक सफल प्रक्रिया की जाती है, एक सफल प्रक्रिया की जाती है और फिर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। ये एक क्रम हो गया। ये क्रम पूछे गए हैं कि अभिप्रेरक होगा, फिर उसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं होगी, फिर बाधा उत्पन्न होगी, फिर एक सफल प्रयास होगा और फिर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और अगला क्रम पूछा गया इसमें प्रेरक होगा। कोई पहले प्रेरक होगा, उसके बाद लक्ष्य बनेगा। पहले प्रेरक, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन किया जाएगा और फिर उसमें फिर परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा या परिवर्तन जो है फिर होगा। प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन, ये क्रम हो गया। चरण जो है इसमें, चरण या जो क्रम एक ही बात है, उद्देश्य, प्रक्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। क्रम की बात करें, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया। अभिप्रेरक के बाद विभिन्न अभिक्रियाएं, बाधा, एक सफल प्रयास और फिर लक्ष्य। दूसरे क्रम में इसमें प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन, ये क्रम पूछे गए हैं। अलग अलग प्रकार से क्रम बनते हैं, इनको समझने की और इनको याद करने पर ही बात है। अगला है अधिगम की प्रक्रियाएं। अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रतिबिंब होता है। अधिगम यानी सीखना एक प्रतिबिंब है या फिर तर्क या कल्पना है। सीखना एक तर्क है, कल्पना है, एक सचेत है या अंतर्दृष्टिकोण होता है। यानी सीखना एक अंतर्दृष्टिकोण होता है, एक रचनात्मक होता है। सीखना रचनात्मक होता है, कल्पनात्मक होता है और प्रयोजनात्मक होता है। प्रतिबिंब, तर्क, कल्पना, संचेत, अंतर्दृष्टिकोण, रचनात्मक, कलात्मक और प्रयोजनात्मक, ये अधिगम की प्रक्रियाएं हैं। अध्यापक का जो महत्व है, अध्यापक का महत्व देखें तो आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन हेतु सीखने में अध्यापक का यानी अधिगम में जो अध्यापक का महत्व है, आत्मीकरण के लिए, समायोजन के लिए और अनुकूलन के लिए। अधिगम का मुख्य चालक जो है, अधिगम का अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा को कहा जाता है। सामाजिक अधिगम जो है वो संपर्क से प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम का जो प्रारंभ होता है वो संपर्क में आने से ही शुरू हो जाता है, यानी संपर्क से ही प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक अधिगम जो है इसका प्रारंभ संपर्क से होता है। अधिगम स्थानांतरण से प्रश्न पूछा जाता है। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। अधिगम स्थानांतरण से प्रश्न पूछा जाता है 3 प्रकार से होता है ये। इसमें एक सकारात्मक या धनात्मक या भावात्मक, और एक नकारात्मक या ऋणात्मक और एक शून्य। 3 प्रकार से स्थानांतरण होता है अधिगम का। सकारात्मक या धनात्मक जो अधिगम है उसमें जैसे एक साइकिल चलाने वाला जो शीघ्र यानी स्कूटर चलाना शीघ्र सीख जाता है, तो ये एक धनात्मक स्थानांतरण हो गया अधिगम का। ऋणात्मक या नकारात्मक की बात करें तो यहाँ जो एक स्प्लेंडर स्कूटर चलाने वाले को यदि रॉयल इनफील्ड दे दिया जाए, अचानक जो रॉयल इनफील्ड है उसको दे दिया जाए, तो वहाँ उसे परेशानी होगी क्योंकि जो गियर हैं उनके अलग अलग विपरीत होते हैं। और उसी प्रकार एक बच्चे को अंग्रेजी में हाउस का जो बहुवचन है हाउसेस बताया जाए तो वह माउस का भी माउसेस करेगा, तो यहाँ पर इसे ऋणात्मक या नकारात्मक जो है अधिगम स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य जो
अधिगम स्थानांतरण है, उसमें एक चित्रकार को यदि चित्रकार यदि टाइपिंग सीखता है तो उसकी चित्रकला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये शून्य स्थानांतरण होता है। अधिगम वक्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अधिगम वक्र बनते हैं 4। अधिगम वक्र 4 हैं, एक नकारात्मक या ऋणात्मक, सकारात्मक या धनात्मक, या मिश्रित या सरलरेखीय। इसमें नकारात्मक और ऋणात्मक जिसे उन्तोदर कहा जाता है, यानी जो सीखने की गति है वो सीखने की गति आरंभ में तेज होती है, बाद में मंद हो जाती है, तेज होती है, बाद में ये मंद हो जाती है, इस प्रकार बनता है। सकारात्मक धनात्मक या नतोदर कहा जाता है। उन्तोदर जो सीखने की गति तेज और बाद में मंद हो जाती है, नतोदर जो शुरू में धीमी और बाद में तेज हो जाती है, इस प्रकार ये तेज हो जाती हैं, शुरू में धीमी और बाद में तेज हो जाती हैं। मिश्रित जो वक्र हैं उसमें शुरू में धीमी, मध्य में तेज और अंत में फिर धीमी हो जाती हैं, यानी धीमी, तेज और फिर धीमी हो जाती है, मिश्रित वक्र बनता है। सरल रेखीय वक्र में सीखने की गति जो है वो समान रहती है, एक समान जो है वो रेखीय क्रम में, सरल रेखीय क्रम में ये वक्र 4 बनते हैं। अधिगम जो स्तर है, अधिगम स्तर में तथ्य होगा, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। हमने ऊपर देखे थे क्रम और स्तर, यही एक क्रम और बनता है इसमें कि तथ्य होगा, फिर सूचनाएं होंगी, फिर ज्ञान प्राप्त करना होगा, फिर उसका बोध होगा और फिर प्रज्ञान होगा। इस प्रकार ये क्रम पूछे जाते हैं, स्तर पूछे जाते हैं, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। अगला है पुस्तक से संबंधित है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक है, गेने की पुस्तक है, और थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो हिलगार्ड की पुस्तक है। साइकोलॉजी इन टीचिंग ये स्मिथ की पुस्तक है, और एडवांस्ड एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये कुप्पुस्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी जो है कुप्पुस्वामी के द्वारा, ये गेने द्वारा जो है ये बार बार पूछी जाती है। दी कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है ये गेने के द्वारा। उद्दीपक सामान्यकरण क्या है? उद्दीपक सामान्यकरण का पूछ लिया जाता है, उदाहरण देकर पूछा जाता है। एक उदाहरण यहाँ पर जो रिपीट हो सकता है, जिसमें एक लाल गुलाब का कांटा बालक को चुभने के बाद वो लाल रंग की चीज़ों से डरने लगता है, तो ये जो उदाहरण है ये उद्दीपक सामान्यकरण का उदाहरण बनता है। दूसरा एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बालक खरगोश से डरता है, लेकिन यदि उसके पास रोज खरगोश को लाया जाता है तो बच्चा उससे डरता नहीं है और उसे गोद में लेकर खेलने लगता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो उदाहरण है, ये शास्त्रीय अनुबंध यानी उससे अनुबंध स्थापित कर लेता है, तो यानी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है ऐसा उदाहरण। एक उदाहरण दिया जाता है कि माँ द्वारा टोकने पर जो बच्चा है वो कोट को खूंटी पर टांग देता है, यानी पहले फर्श पर गिरा देता है, बाद में माँ कहती है कि खूंटी पर टांग देना, तो दोबारा आता है तो फिर वो खूंटी पर टांग देता है। तो ऐसा करना जो है वो उदाहरण श्रृंखलागत अधिगम का होता है, यानी श्रृंखलागत अधिगम से संबंधित है इस प्रकार का उदाहरण। और एक उदाहरण और दिया जाता है जिसमें कोई अवधारणा समझ नहीं आती है, लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद वो तुरंत समझ में आ जाती है, यानी कुछ वर्ष के बाद है वो तुरंत समझ में आ गई वो परिभाषा क्या थी, अवधारणा क्या थी। तो ये कारण क्या है? कारण है परिपक्वता का। उस समय वो बच्चा था और अब वो परिपक्व हो चुका है, या उसकी उम्र के अनुसार वो उसे समझ सकता है, यानी उसकी परिपक्वता आ चुकी है। इस प्रकार का उदाहरण परिपक्वता से संबंधित है। तो ये जो है प्रश्न बनते हैं विभिन्न प्रक्रियाओं से अधिगम की।